नमस्कार, मैं हूं रफीक और आज की वीडियो पार्ट 2 होने वाली है उसी क्वेश्चन का, हाउ स्ट्रॉन्ग विल संग जिनवू बिकम। अब जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा देख लेना, नहीं तो इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है भैया। और जिन्होंने देख लिया है, नाइस। क्योंकि आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे संग एक एस रैंक हंटर से नेशनल लेवल हंटर बनता है। क्योंकि एस रैंक हंटर पिछली वीडियो में बन चुका था, पिछली वीडियो से इस वीडियो में नेशनल लेवल हंटर कैसे बनता है, क्या क्या चीजें होती हैं उसके साथ, यही सब जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो के एंड में देखा था कि कैसे संग डीमन कासल के कुछ लेवल्स यानी कुछ फ्लोर्स पार करके वापस आता है और अपना रिवॉल्यूशन जब कराता है तो एस रैंक हंटर निकलता है। वो हाँ, उसे डिक्लेयर नहीं कराया जाता है एस रैंक हंटर, लेकिन एस रैंक हंटर निकलता है। हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन खुद ये बोल देता है कि तुम एस रैंक हंटर हो। लेकिन क्योंकि यार एस रैंक हंटर निकलना बहुत बड़ी बात थी, ऐसे ही सब कुछ नहीं बताया जा सकता था, न्यूज में नहीं लाया जा सकता था, तो इसलिए 2 दिन और लिए जाते हैं संघ से कि 2 दिन बाद आना, हम तैयारी करेंगे तुमको एस रैंक हंटर अनाउंस करने की पूरे वर्ल्ड के सामने। तो इस पे संघ आसानी से मान भी आता है। लेकिन अब 2 दिन क्या करे संघ, भैया खाली नहीं बैठता है तुम लोगों की तरह, सोते पड़े रहते हो पूरे दिन। खराब हो जाएगा, मैं माँ बंदा एज अ माइनर ए रैंक गेट में एंटर करने की कोशिश करता है। कोशिश क्या कर भी जाता है यार, माइनर के तौर पे तो कोई भी कर सकता है। अब ऐसे ही करके पहली बार में तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, माइनिंग हो जाती है, सारे क्रिस्टल ले लिए जाते हैं जो कि निकलते हैं, उनको बेचा जाता है, पैसे लेते हैं उनसे। लेकिन जब वो दूसरी बार एज अ माइनर एंटर करने की कोशिश करता है तो तभी जो स्ट्राइक फोर्स एंटर करने वाली थी, यानी जो हंटर्स का ग्रुप था एंटर करने वाला था उसमें, तो उनका पोर्टर नहीं आता है वहां पर। पोर्टर यानी जो सामान उठाने वाला, एक पूरे ग्रुप में एक सामान उठाने वाला होता ही है, तो उसकी जगह संघ को ले जाया जाता है। संघ ऑब्वियसली खुद ही हाँ करता है जाने को, लेकिन थैंक गॉड भैया संघ चला गया, क्योंकि अगर नहीं जाता ये सब मारे जाते। क्योंकि वैसे तो वो ए रैंक गेट में ही एंटर करते हैं और उस गेट के मैजिक लेवल्स जो है, जो कि एनर्जी रेडिएट कर रहा था वो गेट, वो कम ही होता है। लेकिन वहां पे अंदर जाके पता चलता है कि हाई ऑर्क का लीडर था जो कि ये सब कुछ कर रहा था, यानी एनर्जी जो निकल रही थी उस गेट से वो मैनिपुलेट जो कर रहा था वो हाई ऑर्क का लीडर था। जबकि ये गेट नॉर्मल ए रैंक गेट नहीं है, एस रैंक गेट और ए रैंक गेट के बीच में आता है, जिस वजह से इन सारे हंटर्स की तो भैया हालत खराब होने लग जाती है। वो तो संघ था जो कि इन्हें चुपचाप बचाता है, लेकिन एट द एंड जब ये सब लोग लीडर के पास जाते हैं तो भैया इनकी पैंटी गीली होने लग जाती है। एंड पॉइंट टू मिनट, ये सारे ए रैंक हंटर्स थे, यानी इनमें से ज्यादा ए रैंक ही थे, 8 या 7 लोग थे ए रैंक हंटर, बाकी के 2-3 जो होंगे वो नहीं होंगे, बाकी सारे ए रैंक हंटर्स ही थे। और जब कोई और चारा नहीं दिखता, वैसे तो संघ किसी और गिल्ड के मामले में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन कोई चारा था ही नहीं भैया, वो सारे लोग मारे जाते, इसलिए संघ एंटर कर जाता बीच में और उस हाई ऑर्क की आर्मी, उसका लीडर उन सबको अकेला पेल के रख देता है। और ऐसा वो बिना एक पसीना टपकाए करता है, यानी बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, बंदा बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता, इस फाइट को आराम से हरा देता है। और ये फर्स्ट टाइम था कि संघ की पावर को बहुत सारे लोग एक साथ फिटनेस करते हैं। वो सारे हंटर्स का ग्रुप तो था ही, लेकिन वहां पे 2-3 लोग और एक्स्ट्रा प्रेजेंट थे, यानी एंटर कर गए थे, क्योंकि खतरनाक हो गया था यार वो गेट। कुछ हंटर एसोसिएशन के थे और एक एस रैंक हंटर भी थी, यानी ये बंदी जो कि संघ की है फ्यूचर 5। इसके बाद ये डेंजल हैंडल करने के बाद अगले दिन जब संघ जाता है तो ऑब्वियसली उसको एस रैंक डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब एस रैंक डिक्लेयर करना छोटी बात नहीं थी, पूरे नेशन में, यानी साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया कोरिया ही बोल लो, पूरे साउथ कोरिया में, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। पूरे साउथ कोरिया में हलचल मचने लग जाती है, सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एस रैंक हंटर 1 या 2 ही या फिर 3-4 इतने ही हो सकते हैं किसी एक कंट्री में, ज्यादा निकलते नहीं है। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, लेकिन बहुत कम होते हैं एस रैंक हंटर्स। लेकिन अब संघ भी उनमें से एक था, लेकिन स्टिल इस पॉइंट ऑफ टाइम तक संघ के बारे में पूरे कोरिया को ही पता चला था, यानी वर्ल्ड वाइड इतना फेमस नहीं था संघ, क्योंकि एस रैंक हंटर कोरिया में हो भले ही बड़ी बात है, लेकिन वर्ल्ड वाइड इतनी बड़ी बात नहीं है यार, क्योंकि हर कंट्री के पास अपने एस रैंक हंटर्स होते हैं। इसलिए संघ का एस रैंक हंटर होना पूरे वर्ल्ड के लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बड़ी बात ये थी जब संघ एस रैंक गेट को अकेला हैंडल करता है। एस रैंक गेट ना बोल के एस रैंक आर्मी या फिर एस रैंक मॉन्स्टर्स बोल सकते। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद संघ वापस डीमन कासल में जाता है, जितने फ्लोर्स बचे हुए थे उन सबको कंप्लीट करता है, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाता है और वहां पर सामना करता है डीमन किंग का। फाइट तगड़ी होती है, संघ को काफी ज्यादा पुश करता है डीमन किंग, लेकिन एट द एंड फिर से संघ जीत ही जाता है। अब थी तो वैसे ही नॉर्मल फाइट्स की तरह ही, लेकिन
लेकिन इस फाइट के बाद स्पेशल चीज ये होती है कि संग के पास सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं एक स्पेशल पोशन बनाने के, और वो पोशन किसी भी तरीके की डिसीज को ठीक कर सकता था। और इसलिए संग काफी डेस्परेट था जल्दी से जल्दी इस कैसल को कंप्लीट करने के लिए, सारे इंग्रेडिएंट्स कैप्चर करने के लिए। और एक बार ऐसा करने के बाद संग इसी पोशन का यूज अपनी मदर पर करता है जो कि इटर्नल स्लीप में थी, और इटर्नल स्लीप की कोई भी दवाई नहीं थी, कोई भी मेडिसिन नहीं थी, ठीक नहीं करा जा सकता था। लेकिन इस पोशन के थ्रू उसकी मदर ठीक हो जाती है तुरंत कुछ मिनटों में। इसलिए काफी ज्यादा इमोशनल मूवमेंट होता है यार संग के लिए, इतने टाइम बाद, यानी काफी सालों से सो रही थी यार संग की मदर इटर्नल स्लीप में। फादर तो संग का था ही नहीं, यानी मरा नहीं है, गायब हो गया था एक इंसिडेंट में, जिसके के बारे में हम आगे वाली वीडियोस में बात करेंगे जो आएंगी। लेकिन स्टिल इतने टाइम बाद जब संग की मदर ठीक हो जाती है तो संग टाइम बिताना चाहता था यार अपनी माँ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, यानी सिस्टर के साथ। इसलिए वो सारी जॉब से सारी चीजें छोड़ के फैमिली के साथ टाइम बिताता। लेकिन जब संग डीमन कैसल में था, या फिर बोलूं डीमन से फाइट कर रहा था, वो सब कर रहा था, तो काफी टाइम लगता है ना उसमें, काफी दिनों तक था वो उसके अंदर। और इन्हीं दिनों के दौरान बहुत कुछ हो रहा था बाहर की दुनिया में, स्पेशली ऑन जेजू आइलैंड, जहाँ पर की बहुत टाइम पहले एक एस रैंक गेट खुला था जहाँ से क्रिएचर्स आए थे अलग अलग तरीके के। बेसिकली बोलो तो एंड्स आए थे, इंसेक्ट्स आई थी, लेकिन स्टिल एस रैंक गेट से निकले हुए इंसेक्ट्स थे, तो भले ही इंसेक्ट्स हो लेकिन काफी ज्यादा पावरफुल थे। छोटे से छोटे इंसेक्ट्स भी बी रैंक हंटर को पेल के रख सकते थे। जी हाँ, ये चींटियां बी रैंक हंटर को पेल के रख सकती हैं, जिस वजह से हंटर्स इस आइलैंड को बचा नहीं पाते, कोई भी कंट्री नहीं बचा पाती, और ये आइलैंड इनहेबिटेट हो जाता है, यानी कोई भी इंसान नहीं रहता है इस आइलैंड पे। अब काफी बार कोशिश करती हैं काफी सारी कंट्रीज मिलके कि इस आइलैंड को वापस कैप्चर कर लिया जाए इन सारी एंट्स को मार के, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती, हर बार रेड फेल होती है। तो इसी वजह से सारी कंट्रीज हार मान लेती हैं कि ये आइलैंड हमारे हाथ में अब नहीं आने वाला, जिस वजह से इस आइलैंड को अकेला छोड़ दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब उन्हें पता चलता है, सारे लोगों को पता चलता है कि वहाँ पे जो एंट्स हैं वो इवॉल्व कर रही हैं, और इतनी हद तक इवॉल्व कर गई हैं कुछ ही सालों में कि उड़ सकती हैं, पंख आ गए उनको, और उस आइलैंड से उड़ उड़ के बाकी आसपास के आइलैंड्स पे जाने लग रही हैं, जिस वजह से अब उस आइलैंड को खाली नहीं छोड़ा जा सकता था यार, सीरियस लेने लग जाती हैं सारी कंट्री। साउथ कोरिया और जापान मिलके अपने हंटर्स के साथ एक साथ रेड में जाने की कोशिश करती हैं उस आइलैंड पे। थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम हो तो यार माफ करना, सर्दी जुकाम हो रहा है ना थोड़ा। खैर वापस अगर वीडियो पे आए तो इस रेड में सारे एस रैंक हंटर्स ही होते हैं, सिर्फ एक ए रैंक हंटर होता है जो कि कैप्चर कर रहा था जो भी कुछ वहां पे हो रहा था, एज अ कैमरामैन गया था। डेट्स वाई इतने सारे एस रैंक हंटर जब जेजू आइलैंड पे जाते हैं तो वो जीत रहे होते हैं एक तरीके से, स्टार्टिंग में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब एंट्री होती है फाइट में किंग ऑफ एंट्स, यानी उन सारे इंसेक्ट्स, उन सारे एंट्स का किंग। अब ये किंग ऑफ एंट्स कितना ज्यादा पावरफुल था तुम इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर था ना जिसके बारे में मैंने अभी बताया, वो बंदा कुछ मिनट भी नहीं टिक पाता इसके सामने। और ये चीज जब सारे एस रैंक हंटर्स को पता चलती है, उनके अंदर थोड़ा बहुत जो आत्मविश्वास था, थोड़ा बहुत जो कॉन्फिडेंस था कि वो जीत सकते हैं अभी भी इनसे, वो भी टूट जाता है, पूरा खत्म हो जाता है कॉन्फिडेंस इन सबका। होप खत्म हो जाती है कि अब कुछ नहीं होने वाला, सबके सब यहीं मरेंगे। लेकिन भैया होप जगाता है आके संग वहां पर। बंदा बड़ी ही स्टाइल के साथ बेडएस एंट्री लेता है, तुरंत ही आते किसी भी से भी बात नहीं करता, फाइट करना शुरू कर देता है, किंग से भी फाइट करता है, यानी किंग ऑफ एंड से, एंड एट द एंड उसे हरा भी देता है। अब इस फाइट के साथ कई सारी चीजें होती है। सबसे पहले तो मैंने बताया ना जैसे कि ए रैंक हंटर आया था जो कि सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, उसके थ्रू सबों को पता चल जाता है संग के बारे में कि एक ऐसा बंदा भी प्रेजेंट है कोरिया में जो एस रैंक गेट को अकेले हैंडल करने की पावर रखता है। यानी कुल मिला के बोलूं तो संग वर्ल्ड फेमस हंटर बन जाता है। दूसरी चीज, संग इस फाइट के बाद 100 लेवल पे पहुंच जाता है, यानी मैक्सिमम लेवल अकॉर्डिंग टू संग, क्योंकि इसके बाद भी संग की लेवल्स बढ़ती हैं, लेकिन स्टिल सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है अकॉर्डिंग टू सिस्टम। इसलिए उसे एक की भी मिलती है, और ये की थी डबल डंजन की। जी हाँ, वही डबल डंजन जिसका की सामना संग ने सबसे पहले किया था, पहले ही एपिसोड में जो दिखाया था मैं। और तीसरी चीज ये होती है कि संग को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर बन जाता है इस इंसिडेंट के बाद। जी हाँ, वही किंग ऑफ एंड्स बेरू, इसको भी शैडो सोल्जर बना लेता है संग अपना। इनफैक्ट इसकी लेवल इतनी ज्यादा हाई थी कि ये इकलौता अपने टाइम का शैडो सोल्जर था, यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कि संग से बात कर सकता था। खैर जो भी है, ये इंसिडेंट इस तरह खत्म हो जाता है, जेजू आइलैंड वापस इंसानों के पास आ जाता है, सारे एस रैंक हंटर्स बच जाते हैं, सारे तो नहीं, काफी सारे मर भी जाते हैं, लेकिन हाँ जितने कोरिया के बच सकते थे एस रैंक हंटर्स वो सब बच जाते हैं। और संग इस इंसिडेंट के बाद कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका था, हमें इसका कुछ अंदाजा लगाने के लिए एक और इंसिडेंट दिखाया जाता है, जिसमें कि बीच रास्ते में रैंडमली एक गेट आया था, बी रैंक गेट। लेकिन संग जब उसे हैंडल करता है चेयरमैन के कहने पर, हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन जो है वो कहता है संग से कि अकेले चले जाओ, हैंडल कर लो इस गेट को, क्योंकि उसे पता है संग इकलौता ऐसा बंदा है जो कि चलते फिरते गेट्स को हैंडल कर सकता है। तो वो कहता है, संग जाता है बी रैंक गेट में एंटर करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो बी रैंक गेट रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है,
और रेड गेट का मतलब तुम्हें पता ही चल गया होगा यार, पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने इसके बारे में। लेकिन पिछली बार की तरह नहीं था, संघ को 7 दिन लग रहे हैं कि 8 दिन लग रहे हैं। संघ सिर्फ 1 दिन में उस गेट को हैंडल कर लेता है, वो भी बिना अपना हाथ यूज किए। जी हाँ, उसकी पूरी शैडो आर्मी उस पूरे गेट को हैंडल कर लेती है, इनफैक्ट उसके बॉस को भी हैंडल कर लेती है। यानी तुम ऐसा कह सकते हो कि संघ ए रैंक गेट को भी अपनी शैडो आर्मी की हेल्प से आसानी से हैंडल कर सकता है। अब भैया संघ इस तरीके का जब अपना पोटेंशियल दिखा रहा था और जेजू आइलैंड में जो उसने किया वर्ल्ड के सामने, वो जब उस सबको पता चला तो उसको बहुत सारे लोग अप्रोच भी करते हैं, जिनमें से एक था अमेरिका। और संघ को अपनी साइड लाने के लिए, अमेरिकन बनाने के लिए अमेरिकन हंटर उसको एक चीज ऑफर भी करी जाती है। और वो चीज क्या है तुम समझ ही सकते हो। एक हंटर को क्या ऑफर करेगा बंदा? पावर करी जाती है ऑफर, क्योंकि सैलर राप की या फिर सैलर जो भी इसका नाम था, वो किसी भी हंटर की यानी रीअवेकन हंटर की अपग्रेड कर सकती है पावर। यानी जितना पावरफुल जो अभी है वो उसको और भी ज्यादा पावरफुल बना सकती है। लेकिन ऐसा वो ज्यादातर नहीं कर सकती, कुछ टाइम लगता है उसे। यानी एक बार किसी हंटर को अपग्रेड करने के बाद उसे कुछ साल लग जाते हैं दूसरे हंटर को अपग्रेड करने के लिए। लेकिन स्टिल जब वो संघ को अपग्रेड करने की कोशिश करती है, झांकती है उसके अंदर, तो उसे दिखती है सिर्फ डार्कनेस। और जब वो डार्कनेस में देखती है तो वो डार्कनेस उसकी तरफ वापस देख रही होती है, फटके हाथ में आ जाती है इसकी। एंड आई थिंक पर्सनली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ लेडी सेलर थी जो कि सब कुछ जानती थी कि संघ कितना ज्यादा पोटेंशियल रखता है। इनफैक्ट वो ये भी बोल देती है उन सबसे कि संघ लिमिटलेस है। खैर इसके बाद और भी दिन गुजरते हैं और इसी बीच संघ से एक और गिल्ड हेल्प मांगता है। स्पेसिफिकली बोलूं तो एक गिल्ड संघ के गिल्ड से हेल्प मांगता है। जी हाँ, संघ ने अपनी नई गिल्ड खोल ली थी जिसका कि नाम शायद आजिन था। अब संघ से ये गिल्ड हेल्प इसलिए मांगता है क्योंकि है तो वो ए रैंक गेट ही जिसमें कि वो एंटर करने वाले हैं, लेकिन वो एस रैंक गेट के बहुत पास आता है। यानी ए रैंक गेट्स की बाउंड्री पे आता है मैजिकल पावर्स के बेसिस पर। मैजिकल पावर नहीं, मैजिकल एनर्जी के बेसिस पर, जिसपे संघ हाँ भी कर देता है बाद में हाफ प्रॉफिट के बेसिस पे। लेकिन जब संघ इस रेड में पार्टिसिपेट करता है तो उसकी बहन पे हमला हो जाता है, जिस वजह से संघ को तुरंत ही वहां पे जाना पड़ता है। लेकिन भैया रेड में भी पार्टिसिपेट कर चुका है, ये सारे लोग मर जाएंगे अगर वो वहां से निकला तो। सो इसलिए इसका सोल्यूशन था संघ सिर्फ एक बेरू छोड़ जाता है उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, पूरे गेट को हैंडल करने के लिए, यानी पूरी रेड को हैंडल करने के लिए। और बेरू के साथ थोड़े बहुत उसके मिनियंस यानी एंड्स जो थी वो छोड़ जाता है। एंड गेस व्हाट, अकेला बेरू और कुछ उसके मिनियंस मिलके ही उस ए रैंक गेट को हैंडल कर लेते हैं। इनफैक्ट जो अदर हंटर्स थे यानी दूसरे गिल्ड के जो हंटर्स थे उन्हें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, जबकि ये सब लोग ए रैंक हंटर्स थे। तो हाँ, जैसा कि मैंने बोला था संघ ए रैंक गेट को हैंडल करने की जरूरत नहीं है उसे, उसकी आर्मी ही हैंडल कर सकती है। तो मैं गलत था, संघ की आर्मी का छोटा सा पार्टी ए रैंक गेट को हैंडल कर सकता है। खैर जो भी है, इसके बाद संघ इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था, जैसा कि मैंने बताया काफी सारे लोग उसे अप्रोच कर रहे थे। तो काफी सारे लोग ये भी चाहते थे कि वो कोरिया छोड़ के उनकी कंट्री में चला जाए। तो उसके बाद चीफ बोलता भी है, चीफ नहीं चेयरमैन बोलता भी हंटर एसोसिएशन का कि तुम मत जाओ यहाँ पे, कोरिया में अगर तुम रहोगे तो कोरिया सेफ रहेगी, बाकी सारी चीजें बोलता है। हम तुमको रोकने के लिए जो हमारे हाथ में होगा वो सब करेंगे, ऐसा ही बोलता है उससे। तो इस पे संघ बोल देता है कि हाँ मैं कोरिया में रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। ये जो तुम्हारा रूल है एक रेड में हेड काउंट्स का, यानी एक रेड में 10 लोग जाने चाहिए, किसी भी तरीके की रेड क्यों ना हो, ए रैंक बी रैंक और वो सब, वो मेरे लिए तुम हटा दो, यानी मुझे एक्सेप्शनल बना दो। क्योंकि मेरे पास अपने शैडो सोल्जर्स हैं, वो एक मेंबर की तरह ही काम करते हैं मेरे लिए, तो मुझे उस रूल की कोई जरूरत नहीं है। अब इस पर काफी शौक होता है चेयरमैन, लेकिन स्टिल वो बोलता है कि मेरे बस में जो होगा मैं करूंगा। और ऐसा बोलकर भाई साहब कर भी देता है। चेयरमैन काफी अच्छा था। बाकी सारे लोग अपोज करते हैं कि भैया ऐसे कैसे एक बंदे के लिए रूल हटा रहे हो, तुम पूरे चेंज कर रहे हो, नेशनल रूल है, हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। और संघ एक्सेप्शनल ऐसा बंदा बन जाता है जो कि अकेले रेड्स हैंडल करेगा, और वो ऐसा कर सकता है कि नहीं इसका प्रूफ भी देता है वो चेयरमैन का जो सेक्रेटरी था उसको शायद। क्योंकि संघ जब अपना डेब्यू करता है, यानी पहली बार अपने गिल्ड के बेसिस पर ए रैंक गेट में एंटर करता है, तो उसके साथ ही सेक्रेटरी भी जाता है। और ये सेक्रेटरी देख के शॉक हो जाता है कि चल क्या रहा है। संघ तो तबाह कर देता है वहां के बॉस, वहां के मॉन्स्टर्स को, क्योंकि संघ अकेला बॉस से भी लड़ लेता, वहां पे प्रेजेंट मॉन्स्टर से भी लड़ लेता है। मॉन्स्टर की जो कॉर्प्स है यानी लाश जो है उनको भी रिट्राइव कर लेता है, वो भी बिकती है ना काफी ज्यादा पैसों में। और इसी के साथ साथ माना क्रिस्टल्स भी कलेक्ट कर पाता है, ये सब कुछ अपने शैडो सोल्जर की हेल्प से। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक एस रैंक गेट अपीयर हो जाता है जापान में, और एक एस रैंक गेट को अकेले हैंडल करना आसान नहीं है। भले ही संघ ने पहले कर रखा है, पर वो पुराना एस रैंक गेट था यार, उसमें से इंसेक्ट्स निकले थे, और वो एस रैंक गेट बहुत पहले बंद भी हो गया था। लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक एस रैंक गेट था, क्योंकि इसका साइज भी
बहुत ज्यादा बड़ा था। जापानीज लोगों की वैसे ही फटी जा रही थी क्योंकि उनका स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर तो मर गया ना जेजू आइलैंड के दौरान। तो वो संघ की हेल्प मांगते हैं और संघ फाइट करता है यहाँ पे जायंट्स से। कोई भी हैंडल नहीं कर पा रहा था। एस रैंक हंटर्स भी छोटे मोटे जायंट यानी लो लेवल के जायंट को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन संघ वहां पे पहुंचता है, सारे जायंट्स को पील के रख देता है, उन जायंट्स को अपनी शैडो आर्मी में जोड़ लेता है, फिर सबसे बड़े जायंट को यानी उनके लीडर को पील के रखता है, उसको भी जोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो जोड़ नहीं पाता। एंड एट द एंड उस एस रैंक गेट में जाके किंग ऑफ जायंट्स को भी हराता है, उसको मार देता है और इस तरह संघ एस रैंक गेट को भी हैंडल कर लेता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे संघ ये प्रूव कर देता है कि वो एक नेशनल लेवल हंटर है। एंड वन मोर थिंग, संघ ने जो ये किंग ऑफ जायंट्स मारा था ना, ये वन ऑफ दी मोनार्क्स था। और अरे हाँ यार, इससे पहले एक और चीज होती है, पता है क्या? मैंने बताया ना जेजू आइलैंड के इंसिडेंट के बाद संघ को एक की मिलती है डबल डंजन की, तो उस डबल डंजन में जाता है संघ और उस डंजन में संघ को काफी सारी चीजें पता चलती है। आर्किटेक्ट के बारे में पता चलता है, ये पता चलता है कि वो असलियत में है क्या, किससे फाइट कर रहा है। डिटेल में सब कुछ पता नहीं चलता है लेकिन काफी हद तक ग्लिम्स लग जाती है, उसे दिख जाता है सब कुछ। और हाँ, संघ इस सब के साथ साथ जो स्टैचू से फाइट हुई थी ना उसके पहले एपिसोड में, दूसरे एपिसोड में, जिनके सामने संघ क्या कोई भी नहीं टिक पाता, एस रैंक हंटर की भी हालत खराब हो जाती, उन सबको संघ अकेला पील के रख देता है। हाँ, मुश्किल होती है लेकिन वैसा डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो सबसे बड़ी मूर्ति थी ना, उससे भी काफी तगड़ी फाइट होती है संघ की। और ये चीज देखते समय यार सही में गूज़बम्स आ रहे थे क्योंकि यही बंदा इसी जगह पे मर गया था, यूं समझ लो। और ये बंदा आज वहां पे प्रेजेंट सारे स्टैचूज को मार रहा है। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, संघ जापान जाता है, एस रैंक गेट को हैंडल करता है और इसके बाद संघ जाता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जहां पर कि सारे हंटर्स को बुलाया जाता है। एक नेशन से सिर्फ एक हंटर को बुलाया जाता है और वो हंटर बेसिकली नेशनल लेवल हंटर होता है उस कंट्री का। एंड ऑब्वियसली कोरिया को संघ ही रिप्रेजेंट करता है, वो जाता है वहां पर। अब इस आर्क के दौरान जो फाइट होती है ना, वो वन ऑफ दी फेवरेट फाइट है मेरी, वन ऑफ दी क्या सबसे फेवरेट फाइट है मेरी सोलो लेवल की, क्योंकि इस आर्क के दौरान संघ अपना लड़ता है नेशनल लेवल हंटर से। नेशनल लेवल में भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंड्रे से, जिसके सामने एस रैंक हंटर और नेशनल लेवल हंटर खड़े होने से भी डरते हैं। खैर जो भी, अगर तुम्हें समझ करके बताऊं तो बेसिकली होता ही है, कॉन्फ्रेंस में आया हुआ था संघ, उसकी गिल्ड को रिप्रेजेंट करना था पूरे कोरिया को, तो गिल्ड में वही थोड़ी था, उसके साथ साथ था उसका वाइस प्रेसिडेंट यानी जिन्हू, जो कि बहुत पहले से उसके साथ चलता हुआ आ रहा है दोस्त के तौर पर। एंड डेट्स वाई ये काफी ज्यादा क्लोज भी थे दोनों। इनफैक्ट जिन्हू तो संघ को अपना बड़ा भाई मानता था। इसलिए जब इस बंदे को एक एस रैंक हंटर किडनैप कर लेता है जो कि था थॉमस आंड्रे की ही गिल्ड का, तो अपना संघ काफी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। इतना फ्यूरियस तुमने शायद ही पूरी सीरीज में देखा होगा। और इतनी बुरी तरह पेलता है ना इस एस रैंक हंटर को, बहुत बुरी हालत कर देता है। एस रैंक हंटर तो लग ही नहीं रहा था, ई या डी रैंक हंटर लग रहा था, इतनी बुरी तरह पेलता है। और इसी पेलने के दौरान थॉमस आंड्रे आ जाता है उसे बचाने, क्योंकि यार उसकी गिल्ड का भी तो मेंबर था। जैसे जिन्हू अपनी गिल्ड के मेंबर के लिए ऐसा कर रहा था, वैसे ही वो भी फाइट में उतर जाता है ऐसे करने के लिए, लेकिन थॉमस आंड्रे भी कुछ नहीं कर पाता। और जब संघ नेशनल लेवल हंटर, उसमें भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनल लेवल हंटर को इतनी बुरी तरह पेलता है ना, पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है पूरे वर्ल्ड में, वो संघ है। एंड दैट्स व्हाई मैंने संघ को ट्रिपल एस रैंक पर रखा है। यानी ट्रिपल एस में से एक एस जो है वो एस रैंक को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा एस जो है वो नेशनल लेवल हंटर को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा एस जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को रिप्रेजेंट करता है पूरे वर्ल्ड का। आई थिंक मैंने रिप्रेजेंट जो करा वो तगड़ा किया। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन कमेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो। बाय द वे डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पेज की लिंक्स है, चेकआउट कर लेना।